इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, नीट की प्रॉपर फुल तरीके से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, बट कई बार वो देखते हैं कि यार जब क्वेश्चन उनके सामने आता है, मॉक टेस्ट में हो, चाहे डीपीपी में हो, चाहे मॉड्यूल के कोई क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं, तो यार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है या फिर उनको डाउट पूछना पड़ रहा है, टीचर की हेल्प लेनी पड़ रही है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। कई बार फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सॉल्व हो रहे हैं, बट थोड़ा भी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, थोड़ा भी यहाँ वहाँ इस कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया या थोड़ा बहुत चेंज हो गया, क्वेश्चन थोड़ा नया आ गया, तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन यार कहीं ना कहीं आपको कोर कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, बट फिर भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तब आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। डीपीपी मॉड्यूल तक तो ठीक है, इवन पीवाईक्यूज भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाते हैं, बट बाकी एग्जाम में आने पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या रीजन है? बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। यार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग का क्या मतलब होता है कि यार ये क्या होता है कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना है? भाई पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हो गया काम। ऐसा नहीं होता। देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिजिक्स में पर्टिकुलरली, केमिस्ट्री में हो गया, मान लो बायो में भी काफी हद तक कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो होता है उसको आपको समझना पड़ता है। समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि यार क्वेश्चन चाहे कहाँ भी घुमा फिरा दे, कैसे भी घुमा फिरा दे, कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो जो भी नया क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपका सॉल्व हो जाए। मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में रिपीट टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, देखे हुए क्वेश्चन ही आते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, यानी इसका मतलब फिजिक्स मान लो, केमिस्ट्री मान लो, 180 में से आपके 120 130 तक तो आप बिना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग के ऊपर से पढ़ के फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फॉर्मूला याद करके कर लोगे। बट 130 के ऊपर जैसे आप बढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़े बहुत इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो मैं हमेशा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करता था कि मेरे को कॉन्सेप्ट एकदम ढंग से समझ आ जाए। उससे फायदा क्या हुआ मेरा? नीट के क्वेश्चंस तो मेरे से सॉल्व हुए ही सही, साथ ही मैंने जेई मेंस भी दिया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। मैथ्स मैंने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया, मैथ्स में मेरे 0 मार्क्स थे। फिर भी मेरे जेई मेंस में ओवरऑल परसेंटाइल, जिसमें मैथ्स का स्कोर भी इंक्लूडेड होता है, सब टोटल स्कोर इंक्लूडेड होता है, टोटल स्कोर के बेसिस पे मेरा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आया था जेई में। केवीपीवाई में जैसे कि आपको पता है, केवीपीवाई एग्जाम होती थी उसमें नीट और जेई के स्टूडेंट्स दोनों साथ बैठते थे। उसमें क्या होता है, नीट और जेई स्टूडेंट सबका कंबाइंड रैंक आता है, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 37 आया था और नीट में तो खैर आपको पता ही है रैंक 1 था मेरा। तो कुल मिला के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैंने जो टफ लेवल एग्जाम्स है, नीट से थोड़ा टफ माना जाता है, जेई मेंस वो भी मैंने अच्छा किया उस पर भी। जेई मेंस में जैसे फिजिक्स में बता दो, जेई मेंस में मेरी ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल थी, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था तो 99.95 समथिंग परसेंटाइल आई थी मेरी। केवीपीवाई में जेई मेन से भी थोड़ा सा अबव टफ माना जाता है, जैसे लेवल मानते हैं कि जेई मेंस फिर केवीपीवाई फिर जेई एडवांस, ठीक है, तो थोड़ा सा टफ और माना जाता है जेई से भी, उस पे भी मेरे अच्छे आए थे। तो क्या रीजन है इसका? रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से। एक बिल्कुल टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि यार बस आपने पढ़ लिया, बाद में कभी भी बुक उठाया, चैप्टर को ऊपर से पढ़ लिए, फॉर्मूले याद कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नहीं, प्रॉपर तरीका है। देखो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो यार ये क्या तरीका है, उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं यार आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को आप और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो बायो के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, तो उसके लिए डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है। उसमें से मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। तो यार ये दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। बायोलॉजी के लिए है, बायो सिर्फ बायो ही नहीं, कॉम्बो वगैरह भी अवेलेबल है, फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल मिल जाएगी, केमिस्ट्री के लिए भी मिल जाएगी। तो ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड, इसमें से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यार इसमें बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स है। जैसे कि मैंने बोला एनसीईआरटी बेस्ड ये एक यूनिक बुक है जिसमें होल एनसीईआरटी को आप मास्टर कर सकते हो सिर्फ इस बुक के थ्रू। इसमें एनसीईआरटी लोकेटर करके एक फीचर डाला गया है। देखो उसमें क्या होता है, जैसे लेट्स से कोई भी क्वेश्चन है, उसमें ना एनसीईआरटी का पेज रेफरेंस भी दिया होता है। देखो यहाँ पे जैसे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज नंबर भी लिखा हुआ मिलता है कि यार इस पेज से ये आया हुआ था। तो लेट्स से आपने उस पेज को पढ़ लिया तो उस पेज में बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, फिर आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है वो इस लाइन से उठ के आया है। इसके बाद यार हम आते हैं नेक्स्ट फीचर पे, जो कि है एनसीईआरटी वन लाइनर फॉर्मेट। देखो क्या है, एनसीईआरटी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको फुल एनसीईआरटी को कंसाइज करके वन लाइन के अंदर यहाँ पे कर दिया गया। इसका मतलब क्या, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बोर नहीं हो गए कि यार आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें क्या होता है कंसंट्रेशन लैग हो जाता है बीच में, आपका बीच का पैराग्राफ आपने पढ़ तो लिया बट आपके माइंड में कुछ गया ही नहीं। तो उससे बेटर ऑल्टरनेटिव आप एक लाइन के फॉर्म में, एक पॉइंट वाइज फॉर्म में इसको फुल एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। सिर्फ यही नहीं है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स भी यहाँ पे दी गई जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम स्पेशल करके यहाँ पे इसको मेंशन किया गया। तो इस बुक को मैंने चेक किया, मोर देन 6000 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, साथ ही साथ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और तो और ताकि आपको पता लगे कि क्या ट्रेंड है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको हर चैप्टर में
ट्रेंड एनालिसिस भी यहाँ पे आपको मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 1 to 2 क्वेश्चन पर, इस तरीके से आपको पूरा दिया गया। सिर्फ यही नहीं यार, ऑल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड है, साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी लास्ट में बुक के एंड में पूरे जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स के आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, यानी कि 100% सॉल्यूशंस मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं यार, मोर देन 80% क्वेश्चंस जो नीट 2023 में पूछे गए थे वो इस बुक में कवर्ड थे। तो यार इस बुक के नए अपडेट में जैसे कि आप देख सकते हैं नीट 2023 का पेपर भी इंक्लूडेड आपको मिलता है, लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या साइंटिफिक तरीका है। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उसको सुनो। फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको सुनोगे तो क्या होगा फायदा, कि जब आप रूम पे आके या घर पे आके या फिर सेल्फ स्टडी के टाइम पे जब आप उसको रिवाइज करोगे तो फिर होमवर्क करने से पहले, मैं तो कहता हूँ काफी लोग क्या करते हैं, क्लास वर्क उनका हो गया, क्लास में जो पढ़ाया गया नोट्स वोट्स में बना लिए, रूम पे आने के बाद ये सेल्फ स्टडी के टाइम पे सिर्फ होमवर्क या डीपीपी करते हैं। ये नहीं करना है मिस्टेक, आपको क्लास वर्क या क्लास नोट्स को पहले ढंग से रिवाइज करना है। उसको मैं मान लो कि अगर तुम्हें क्लास में या लेक्चर में 1.5 घंटे का भी लेक्चर हो, तुम्हें रिवाइज करने मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि उसी दिन तुमने उस टॉपिक को बहुत ढंग से सुन रखा है। इसके बाद आप आओगे होमवर्क पे या डीपीपी पे, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं यार 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं डीपीपी पे, वो होमवर्क वाले क्वेश्चन को जरूर आपको करना है। तो क्लास वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, ये मिला के 1 to 1.5 आवर्स मैक्स लेंगे। इसके बाद सेम डे ये चीजें सेम डे करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो बायो हो। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है। प्लस एनसीईआरटी के जो बैक में जो क्वेश्चंस है, अगर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया तो जो क्वेश्चंस है वो भी आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि सिर्फ एनसीईआरटी रीड ही नहीं करनी है, एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट कुछ चीजें ऑप्शनल है। क्या क्या ऑप्शनल है, एडिशनल एक्सरसाइजेस वगैरह आती है फिजिक्स में, थोड़े टफ लेवल की होती है, तो वो ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कंसेप्चुअली बहुत क्लियर होना चाहते हैं, तो एडिशनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक और ऑप्शनल एग्जाम्पलर भी, एग्जाम्पलर मैंने ऑप्शन में इसलिए डाला है बिकॉज अगर एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, बट क्योंकि ये चीज बहुत कॉमन नॉलेज है कि एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट होता है, तो ज्यादातर जो डीपीपीज होती है, जो कोचिंग मॉड्यूल्स होते हैं, उन्होंने एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डाल दिए। फिर भी आप एक्स्ट्रा श्योरिटी के लिए एग्जाम्पलर को भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके डीपीपीज में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिसिंग है, बिकॉज एग्जाम्पलर से ऑनेस्टली बताऊं डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, इसलिए आप इसको कर सकते हो। लास्ट में फिर आप आओगे पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज यार मैं हमेशा बोलता हूँ पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट की पीवाईक्यूज आपको करनी ही है। साथ ही अगर आप चाहते हैं एम्स का पीवाईक्यूज भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नीट हो गया, एम्स हो गया, ये तो करना ही करना है। साथ अगर आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है तो आप जेई मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, जेई मेंस के पीवाईक्यू भी आप कर सकते हैं, केवीपीवाई के पीवाईक्यूज भी आप उठा के कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छा करना है, ठीक है। नेक्स्ट जेई और केवीपीवाई वगैरह के पीवाईक्यूज के लिए बस मैं ये बोलूंगा, एडवांस मत करना, मेंस तक ही ठीक है। उसके लिए बस मैं ये बोलूंगा कि अगर आप 2 से 3 मिनट दे रहे हैं क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया तो 3 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे सॉल्यूशन देख लेना है। अगर टफ क्वेश्चन आता है 3-4 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, टाइम वेस्ट बिल्कुल फालतू नहीं करना है, फटाफट सॉल्यूशन पे आना है, उसको देख लेना है। समझ गए, पहला क्लास वर्क हो गया, डीपीपी हो गया, देन एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हो गए, एग्जाम्पलर अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है मत करो। देन पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज में नीट एम्स के सबसे पहले, अगर आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है तो जेई मेंस के कर सकते हो, और अच्छा करना है तो केवीपीवाई के भी कर सकते हो। एक अपना जो मिस्टेक बुक कह लो, मिस्टेक बुक में हम बनाते ही हैं, उसमें क्या करना होता है हम लोग को, जितने भी टफ क्वेश्चंस हो गए, टेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस हो गए या मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए, जितने भी टफ क्वेश्चन, जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन जो पहली बार में आपसे गलत हो गए, नहीं बन पाए, डाउटफुल क्वेश्चंस, वो फ्यूचर रिवीजन के लिए आपको हाईलाइट करते चलना है, मार्क करते चलना है। सिर्फ यही नहीं, रिवीजन के लिए कैसे करोगे कि यार कंसेप्चुअली स्ट्रांग क्या एक बार में हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं यार, रिवीजन के थ्रू मल्टीपल बार रिवाइज करोगे, मल्टीपल बार सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, फॉर्मुलेज याद रहेंगे, फॉर्मुले की डेरिवेशन तक भी याद हो जाती है जब आप मल्टीपल बार क्लास नोट्स को स्क्रॉल वगैरह करते हो ना। तो यहाँ पे अपोजिट सीक्वेंस अपना सकते हो। अगर आपको फास्ट करना है रिवीजन में, मैं नहीं चाहता कि यार आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओ, तो इसलिए अपोजिट सीक्वेंस फॉलो करो। ये जो हमने बनाया था स्टेप, इसको अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो। कैसे करोगे, पीवाईक्यूज को पहले करो, ठीक है, नीट के पीवाईक्यूज, एम्स के पीवाईक्यूज पहले करो, देन एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी। देन एनसीईआरटी पढ़ो, टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, और ज्यादा टाइम है मॉड्यूल डीपीपी वगैरह के क्वेश्चंस उठाओ, और क्लास वर्क को भी एक बार देख लो, टाइम के बेसिस पे सब कुछ। मान लो आपका कल ही मॉक टेस्ट है, कल ही एग्जाम है, तो क्या करोगे, सीधे सीधे बस पीवाईक्यूज देखोगे और एनसीईआरटी करोगे, ठीक है। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है यार, 2-3 घंटे बचे हुए हैं, 4-5 चैप्टर रिवाइज करना है, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो यार। 1 दिन का टाइम है, 4 चैप्टर करना है, पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी कर लो। 2-3 दिन टाइम है, मस्त बहुत ज्यादा टाइम है, 4 चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में, टेस्ट के लिए आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का, पीवाईक्यूज करो, एनसीईआरटी करो, प्लस क्लास नोट्स कर लो, प्लस डीपीपी या मॉड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें यार वही है, अपोजिट सीक्वेंस हो गया, स्टार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हाईलाइटेड वाले तो पढ़ ही लेना। कई बार बहुत कम टाइम होता है तो पीवाईक्यूज सिर्फ कर लिया और एनसीईआरटी पढ़ने का भी टाइम नहीं, तो एटलीस्ट जो भी आपने हाईलाइट किया है या मार्क किया है, इंपॉर्टेंट लगता है आपको, वो सब एटलीस्ट देख लेना। नेक्स्ट हम आते हैं यार
अदर बुक्स जनरली बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। खास करके मेरे टाइम पे एम्स का थोड़ा था, एम्स एग्जाम, बट वो हमारे कैंसिल हो गया था। बट क्योंकि हम लोग पहले बैच थे 11th के टाइम पे, तो हमें पता ही नहीं था कि एम्स आगे चले कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत फिर भी अदर बुक्स हमने स्टार्ट किया था। बट जब से नीट का पेपर मैंने देखा है, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, इतना टफ नहीं आता कि आपको अदर बुक्स वगैरह करने की जरूरत पड़े। और जनरली अब मैं मॉड्यूल्स भी देख रहा हूँ, जितने भी नए प्लेटफॉर्म्स है उनके मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको एडिशनल बुक्स वगैरह करने की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिर भी कुछ लोग करते हैं। मैं क्या करता था, मैं स्पेसिफिक जो वीक टॉपिक्स वगैरह हैं उनके लिए अदर बुक्स करता था। आप उनके लिए कर सकते हैं। लेट्स से आपने पूरा मैकेनिक्स कर लिया, बस रोटेशन वाला जो पार्ट है, रोटेशन वाले पार्ट में आपको दिक्कत आती है, आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आती। या फिर मेरे साथ ये हुआ था, मेरे को वेव्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, एसएचएम वाला पार्ट आता तो वेव्स वाला पार्ट बिल्कुल वीक था मेरा। तो जो एक आध चैप्टर जो वीक रह जाता है उनके लिए मैंने एडिशनल प्रैक्टिस की थी, क्योंकि वो मेरे को मॉड्यूल करके एनसीईआरटी पढ़ के इतना खास समझ नहीं आया, तो मेरे को लगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उसके क्वेश्चंस बार बार मेरे से गलत हो रहे थे। ये सब पता कैसे लगेगा? ये सब तब पता लगेगा जब आप टेस्ट बहुत ज्यादा दोगे। कैसे डिसाइड करोगे वीक टॉपिक कौन सा है? फाइंड आउट वीक टॉपिक्स बाय मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट बार बार दोगे, जैसे मैंने बार बार दिया, तो मुझे पता लगा कि हाँ यार, बार बार हर मॉक टेस्ट में मैं वेव्स का क्वेश्चन ज्यादा गलत कर रहा हूँ। तो ये आपको कैसे पता लगेगा? मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा देना है, जो आपका कोचिंग शेड्यूल है आप उसको फॉलो कीजिए, वो वाले मॉक टेस्ट पक्का दीजिए। कभी ऐसे मत करना कि यार मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं है तो नहीं दूंगा। मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं, मार्क्स आपका लॉस हो सकता है। 3-4 रीजन है। पहला, आपका बैकलॉग रह गया, मॉक टेस्ट में आप पढ़ नहीं पाए, आपका एक बैकलॉग में से चैप्टर उठ के आ गया, इसलिए आपने वो चीज़ नहीं कर पाए, आपके मार्क्स नहीं आए। या नॉट रेड, कि यार वो वाला चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं था इसलिए उसके क्वेश्चन गलत हो गए। कोई बात नहीं यार, वो चैप्टर पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं आया मार्क्स, अगर वो पढ़ लोगे तो आ जाएगा। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, ना ही ये वाली टेंशन वाली बात है कि रिवीजन नहीं हो पाया। वो चैप्टर फर्स्ट टाइम तो पढ़ा था, बट अब रिवाइज नहीं हो पाया, इसलिए मॉक टेस्ट में ये चैप्टर क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं हुए। कोई दिक्कत नहीं है, उसे वो रिवाइज करोगे हो जाएगा। दिक्कत कब है? जब यार वो चैप्टर पढ़ा भी, थोड़ा बहुत रिवाइज भी किया, बट लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से यार टॉपिक ही इतना वीक है कि वो बार बार करने के बाद भी इतना समझ नहीं आता। तो वहाँ पे आपको एडिशनल प्रैक्टिस होने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वहाँ पे आपको पता लगेगा। वहाँ से आपको पता ये भी लगता है मॉक टेस्ट के थ्रू कि यार बैकलॉग में कौन से चैप्टर्स के रह रहे हैं मेरे, कौन से चैप्टर रिवीजन की कमी है, और कौन से सिली मिस्टेक्स वगैरह। सिली मिस्टेक्स तो देखो बार बार मॉक टेस्ट आप दोगे तो ही हटेगा, वो ऐसा नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी, जब मुझे याद है, एकदम एंड तक भी मेरे से थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स हो रहे थे, एटलीस्ट एक दो सिली मिस्टेक पर पेपर हो ही रहते। तो यार लास्ट में बस मैं ये कहूँगा, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नॉट एवरीथिंग इन सिलेबस कैन बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। मतलब काफी लोगों को लगता है ना कि यार ये मेरा पार्ट वीक क्यों है, ये सब्जेक्ट क्यों वीक है। मेरा सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिकॉज कोविड टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया बायोलॉजी को, बिकॉज बायोलॉजी मेरे को हमेशा लगता था कि मेरा वीक है, और वो रहता भी था। मेरा बाकी सब्जेक्ट में मेरा ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आ रहे हैं, बट बायोलॉजी मेरे 20-25 मार्क्स कम आ रहे हैं। तो कुछ पार्ट्स आपके वीक रहेंगे, कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग किस टाइप की है। किसी का मेमोरी स्ट्रॉन्ग होता है, किसी एनालिटिकल पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। आप किसी को बायो पसंद है, तो बायो पसंद जिसको होता है वो नेचुरली बायो में थोड़ा अच्छा होता है। सिर्फ फिजिक्स अच्छा लगता है, मेरे को फिजिक्स अच्छा लगता है, मैं फिजिक्स में अच्छा करता था। बायो मुझे थोड़ा याद करने वाला पार्ट ज़्यादा लगता है, याद करने में मुझे दिक्कत आती। तो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट वीकनेस होंगे, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए। जो पार्ट वीक है तो ज्यादा मेहनत करो, और डेफिनेटली वो पार्ट भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड तक तो डेफिनेटली हो सकता है, स्टार्टिंग में भले ही ना हो, बट एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते वो एक ठीक लेवल पे पहुंच जाएगा। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट में जरूर बताना और किस टाइप के आपको वीडियो चाहिए। होपफुली आप समझिए कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का क्या बेटर तरीका होता है। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलते रहूंगा, तब तक के लिए।